वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो नेक अच्छे लोगों को, जिनके खिलाफ कभी भी कोई सेक्शन नहीं लगाया जा सकता है, उनको बेवजह के लिए उठाया जा रहा है। बात कोई भी धर्म जो है रिलीजन अपने दिल से वो करता है, किसी को दबाव बना के दुनिया के अंदर कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करा सकता। ये कोई जो है केस ही नहीं बनता है, सिर्फ जो है यूपी के इलेक्शन में जीतने के लिए ये पॉलिटिकल एजेंडा हिंदू मुस्लिम का बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें जो है यूपी में आने वाले टाइम में इलेक्शन जीतने हैं, इनको ये करना है। और कोई भी मुसलमान के ख़िलाफ़ केस होता है तो मुसलमान के ख़िलाफ़ जो है दोहरा रवैया अपनाया जाता है। आप देख लीजिए जो है अभी जो है मनीष गुप्ता का मामला हुआ तो वहाँ पे सारे नेता पहुँच गए, लेकिन मुसलमान का कोई मॉब लिंचिंग होता है उसके लिए कोई बोलने तैयार नहीं होता है, कोई भी जाने तैयार नहीं होता है। कोई भी सेकुलर सो कॉल्ड पार्टीज़ हैं, कोई भी मुसलमान के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो मुसलमान को यूनाइट होकर एक अपना लीडरशिप तय करनी होगी और तभी इसका जाके मसला हल हो। कि जो कौम 800 साल हुकूमत करके 15% पहुंची है, वो 30 सालों में जो है वो 2021 से 2051 तक 50% कैसे हो जाएगी, ज़रा हमें ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। मौलाना कलीम सिद्दीकी मामले में लगातार जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस पूरे मामले में अब तक जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। न सिर्फ कलीम सिद्दीकी बल्कि उससे पहले जिस तरह से उमर गौतम का मामला सामने आया था, उसके ताल्लुक़ से अभी तक 14 गिरफ्तारियां हुई हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे पर पुलिस पहुंची, उनके घर पर पुलिस पहुंची, ATS की टीम पहुंची और छापेमारी कर काफ़ी चीज़ें तलाश करने की कोशिश की गई। उसके साथ ही मौलाना कलीम के मदरसे पर एक नोटिस चस्पा किया गया है आज, जिसमें एक नाम दर्ज करके उनके बारे में यह कहा गया है कि आपको इस नोटिस के 5 दिन के अंदर लखनऊ के हेडक्वार्टर में पेश होना है, नहीं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई को लेकर इलाके में लोग इकट्ठा हो गए। इलाके के MLA भी वहाँ पर पहुँच गए, महतुल्लाह खान, और जो अधिकारी आए थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनसे बातचीत की गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इलाके में कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है। इस पूरे मामले में जाकर के मौलाना कलीम साहब का जो मदरसा है उसके बाहर जाकर के हालात का जायज़ा लिया हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद निज़ामी ने, और पूरे हालात के बारे में ये आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी UP ATS के ज़रिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई, उसके बाद तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ हुई, कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर उनको 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन ऐसे में तमाम लोग आवाज़ उठाते रहे, लोगों ने प्रदर्शन भी किया। लेकिन अब एक ख़बर ये सामने आई है कि UP की जो कुछ तंजीमों ने, जो सरकारी विभाग हैं, ED वगैरह ने यहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के घर पर आकर के, मदरसे पर आकर के जो है एक नोटिस चस्पा किया है। ED ने यहाँ पर जो है रेड मारी और यहाँ पर एक लेटर चस्पा करके गए हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर उनकी रिमांड और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाइयाँ, किस तरीके से देख रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ ये सब बात? क्या बताऊँ आपको, गलत हो रहा उनके साथ में, जो भी हो रहा गलत हो रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार पहले मौलाना उमर गौतम साहब, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, और इस तरीके के हालात क्यों मुसलमानों के साथ बनाए जा रहे हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल एजेंडा है और लगातार जो भाजपा की नीतियां हैं अब वो अपने वोटरों को खुश करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। एक तरफ योगी जो है वो किसी शो में बैठ के कहते हैं कि मैंने लोगों को हिंदू में कन्वर्ट कराया है। वो आदमी वहाँ का मुख्यमंत्री है और वहीं पर क्या नाम है, ATS वाले या ED या जो भी है, वो लोग मुस्लिम जो लोग काम कर रहे हैं अपने धर्म का, जो संवैधानिक है, संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं, उसके बावजूद उन पर छापेमारी हो रही है। ये टोटल सियासत है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? लगातार इस तरीके की कार्रवाइयाँ मुसलमानों के खिलाफ जब भी इलेक्शन आता है देखने के लिए मिलते हैं। आखिर हर बार मुसलमान को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? मुसलमान को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो एक दुश्मन को रख के अपने आप को एक करना चाहते हैं। असल में कोई काम हुआ नहीं है। अगर
क्या नाम है, नोटबंदी जो हुई थी, फिर धारा 370 हटी थी, फिर क्या नाम है जीएसटी लगी थी, उसके बाद में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी एनआरसी है, एनआरपी है, एनपीआर है, जितने भी काम हुए हैं उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। वो सब लोगों को बहकाने के लिए किए गए थे और उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। बैंकें डूब गई हैं, पॉलिटिशियन क्या नाम है, जो व्यवसायिक हैं वो मर रहे हैं और बैंक से लोग जो है फ्रॉड करके बाहर भागे जा रहे हैं। इन सब बातों से बचने के लिए जब सरकार के पास जवाब नहीं बचा है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो नेक अच्छे लोगों को, जिनके खिलाफ कभी भी कोई सेक्शन नहीं लगाया जा सकता है, उनको बेवजह के लिए उठाया जा रहा है। क्या डर और खौफ का माहौल पैदा करने बिल्कुल डर खौफ का माहौल है, वो आज से नहीं है, क्या नाम है 2014 से पहले से पैदा करा गया है और लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल डर और खौफ का माहौल है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उस पर जब जज ये कह रहा है कि यहाँ कभी मंदिर नहीं था, आप उसके पूरे फैसले को जब पढ़ेंगे फिर भी आस्था के बेस पे हम दे देते हैं। या तो अगर ज़मीन पे अगर ज़मीन का मामला बन रहा है, किसी के क्या नाम है ये हो रहा है कि इस पर किसी का हक़ है नहीं है, तो उसमें आस्था कहाँ से आ गई। लेकिन उसे भी मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया, चलो कोई बात नहीं है कि आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने माना नहीं है अभी भी, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम बनवाएंगे अपने बाजू जोर पे, तो ठीक है बनवा लें। लेकिन उसके बावजूद उनके पास में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो चुनावों में जाके कह सकें लोगों से कि हमने मुल्क के लिए, देश के लिए, प्रांत के लिए, सूबे के लिए किया है। इसलिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों के साथ वारदात हुई और तमाम उत्तर प्रदेश जो है जल रहा है, गुस्से का माहौल पैदा है, क्या उसको भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाइयाँ? लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। 10 महीने से किसान बैठा हुआ है, उससे बात करने को तैयार नहीं है और वो जगह जगह कहते हैं, सरकार कहती है हम बात करने को तैयार हैं। राकेश टिकैत ने बराबर कहा है कि वो हमें जगह बताएं कि कहाँ पर बात करेंगे, लेकिन वो जगह नहीं बताते बात करने के लिए। और जब बात करते हैं तो कहते हैं पहले ये समझ लो कानून वापस नहीं होंगे। अगर कानून वापस नहीं होंगे तो फिर ज़रूरत क्या है बात करने की? अगर तुम बात करने का न्योता दे रहे हो, तुम बोल रहे हो कि हम बात कर सकते हैं और पहले अपना फैसला सुना रहे हो, तो उस पर काहे की बात हो जाएगी? इन्हीं सब मुद्दों को भड़काने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। इस तरीके से ये नोटिस चिपकाया गया है और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है परेशान किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो अब जैसे भाई ने, इन्होंने भी बताया, हमारे बड़े भाई साहब ने, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि इनके पास कोई टारगेट नहीं है। हिंदू मुस्लिम करा के हमेशा इनको पॉलिटिक्स को, इनको इलेक्शनों को जीतना है, ये इसका मुद्दा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और पहली बात, कोई भी धर्म जो है, रिलीजन अपने दिल से वो करता है। किसी को दबाव बना के दुनिया के अंदर कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करा सकता। ये कोई जो है केस ही नहीं बनता है। सिर्फ जो है यूपी के इलेक्शन में जीतने के लिए ये पॉलिटिकल एजेंडा हिंदू मुस्लिम का बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें जो है यूपी में आने वाले टाइम में इलेक्शन जीतने हैं और इनको ये करना है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से किया गया है जैसे पहले मौलाना उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद ईडी, एटीएस, इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ। तो क्या एक ही पैटर्न इनके पास बचा है मुसलमानों के लिए? बिल्कुल एक ही पैटर्न है। इनको हिंदू मुस्लिम, हर मसले में इनको हिंदू मुस्लिम एजेंडा करना है। कोई भी हो, चाहे वो लव जिहाद का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। और कोई भी मुसलमान के ख़िलाफ़ केस होता है तो मुसलमान के ख़िलाफ़ जो है दोहरा रवैया अपनाया जाता है। अब देख लीजिए, जो है अभी जो है मनीष गुप्ता का मामला हुआ तो वहाँ पे सारे नेता पहुँच गए, लेकिन मुसलमान का कोई मॉब लिंचिंग होता है उसके लिए कोई बोलने तैयार नहीं होता है, कोई भी जाने तैयार नहीं होता है। कोई भी सेकुलर सो कॉल्ड पार्टीज़ हैं, कोई भी मुसलमान के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है इसके लिए। आखिर ये कब तक होता रहेगा? मुसलमान इसको कब तक झेलते रहेंगे? क्यों आवाज़? ये जब तक होता रहेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, अपनी हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, हमारा लीडरशिप होना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को रख सकें, तभी हमारा सारे मसले हल होंगे। चाहे अभी देख लीजिए इफ्तिकार हुसैन साहब का मसला है। अब इंसान जो है पढ़ाई भी एजुकेशन में IAS में करे, लेकिन उस पर भी वहाँ पे भ्रष्टाचार। तो जब तक हमारे पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA में हमारे स्ट्रॉन्ग, हमारे जो लीडर्स हैं वहाँ उसको मुद्दे को नहीं उठाएंगे, और जब हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ बोलेंगे, तभी ये चीज़ होगी। तो मुसलमानों को यूनाइट होकर एक अपना लीडरशिप तय करनी होगी, और तभी इसका जाके मसला हल हो। लगातार जिस तरीके से उलमाओं को निशाना बनाया जा रहा है, दीन के रहबर जो बुज़ुर्ग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो नौजवान तबका है उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या मानते हैं आप?
नहीं, बिल्कुल उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है और तोड़ा जा रहा है लगातार। वीडियो बना कर मॉब लिंचिंग हो रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि फुल मालाएँ पहनाई जा रही हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपने पहले बात की थी उसमें रह गई थी, कि जो खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं उसमें ये हिंदुओं को डरा रहे हैं। मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमानों को तो मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। उनका मंसूबा है कि ये नहीं रहना चाहिए इस मुल्क में, इस ज़मीन पे। वो अलग है कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बात अलग है। लेकिन मैं जो इनका सपोर्टर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 2050 तक ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो इनके पास IPS हैं, IAS हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े थिंकर हैं, मिलिट्री के बहुत बड़े बड़े अफसर रिटायर्ड हैं। हमें ज़रा वो गणित बता दें कि कैसे जो 800 साल में 15% हुए हैं, 800 साल हुकूमत करके 800 साल तक राज कर रहे थे, जो 800 साल हुकूमत करने के बाद 15% हुए हैं, वो 2021 से 2050 तक 50% से ज़्यादा कैसे हो जाएंगे? जबकि हुकूमत सारी आपकी है, सारे सूबों में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, क्या नाम है, गवर्नर आपके हैं, राष्ट्रपति आपके हैं, उसके बावजूद कैसे हो जाएगी? कौन सा कैलकुलेशन है? किस नाम पे आप हिंदुओं को डरा रहे हो? ज़रा हमें ये तो बताएं। वो हर दफ़ा ये कहते हैं कि इनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? तो किस तरीके से समझने की ज़रूरत है दूसरे तबके को भी, कि किस तरीके से जो है ये नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है? देखिए, दूसरा तबका समझ रहा है और शुरू से समझ रहा है। शायद जब हमने नहीं समझना शुरू किया था तब से वो समझ रहा है, मुसलमान नहीं समझ रहे तब से वो समझ रहा है। देखिए, रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, प्रसून वाजपेयी, ये जितने लोग हैं ये कोई मुसलमान नहीं हैं, लेकिन शुरू से ये बता रहे थे कि जो सरकार आ गई है ये फांसीवादी सरकार है, ये वो सरकार है जो डिक्टेटर है, जो हिटलर के क्या नाम है नक्श कदम पे चल रही है। ये वो लगातार बता रहे थे। वो कोई मुसलमान नहीं थे, वो करीम सिद्दीकी ने नहीं बताया था, वो उमर गौतम ने नहीं बताया था, वो रवीश कुमार और प्रसून वाजपेयी ने बताया था, और उस जैसे न जाने कितने यूट्यूब के चैनल हैं जो ये लगातार बता रहे हैं कि ये डिक्टेटर चलाना चाहते हैं, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को लागू करना चाहते हैं। ये मुद्दा है। मैं फिर एक बार ये सवाल दोहराता हूँ कि ज़रा जो उनके भक्त हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं, ज़रा वो ये बताएं कि जो कौम 800 साल हुकूमत करके 15% पहुँची है, वो 30 सालों में जो है वो 2021 से 2051 तक 50% कैसे हो जाएगी? ज़रा हमें ये बताएं। या तो उन्हें ये खौफ है कि जो ये शेड्यूल कास्ट के साथ में, आदिवासियों के साथ में, OBC के साथ में जो ये नकारात्मक रवैया इख्तियार करते हैं, जो उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, हो सकता है कि उन्हें ये लगता हो कि ये मुसलमानों का सपोर्ट करने लगेंगे। ये ख़तरा हो उन्हें, जिन्हें आज तक ये हिंदू कहने के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन जब मंदिर में जाने की बात होती है तो उन्हें बिल्कुल बराबर नहीं आने देते हैं। और मुसलमानों का ये बात है कि कोई भी आदमी कलमा पढ़ के हमारे बराबर में नमाज़ पढ़ सकता है। ये इससे खौफज़दा। जब ये खबर इलाके के लोगों को मिली तो यहाँ पर जो है लोगों की तादाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है बढ़ रही है, और लोग यहाँ पर इख्तिलाफ भी इस चीज़ का कर रहे हैं और लगातार कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं और तमाम नज़रिया जो है वो अपना पेश कर रहे हैं। सबका एक ही नज़रिया है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इलेक्शन के ही चलते ये तमाम तरीके की जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।